हाँ पहले समरी किससे ना, इसने दो दिन, इसने 2 दिन लगातार सुनाई है, कल सुनाई थी। ठीक है, आप में से आप सुनाओ लास्ट में। क्या नहीं, आपने सुनाई थी, 2 दिन सुनाई थी। हाँ A time decade of 40,000 years to 10,000 years before present is suggested for this period. Evidence of Meses, Australopithecus, and stone beads have been found in some prehistoric sites of India, such as Javarampuram in Andhra Pradesh, Patni, Maharashtra, and moreover, Batamdo, Malena, and Fahyan Cave, Sri Lanka. Evidence of arts in the form of paintings, beads, and ornaments of this period have also been found. Mesolithic sites are found in most parts of India. Various communities occupied entire breadth and width of the country and laid cultural foundations here. ठीक है, तो इसको आपको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना था। एक तो अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक का जो आपने लाइन लिखी है वो अलग से लिखनी थी। ठीक है, आपने सब कंबाइन कर दिया दोनों को। ले जाना रखना, आगे पीऊंगा, आगे पीऊंगा, रख दे। ये क्या है? एनसीईआरटी से निकाली वो वाली, वही है एनसीईआरटी में, सेम है जो आपकी +2 की एनसीईआरटी में, नहीं +1 की एनसीईआरटी में दी हुई है ना। हाँ वही ये प्रिंट आउट लिया हुआ, सेम है, पढ़ा था। नहीं, इसको अपने हिसाब से बनाना था, है ना। ठीक है, हमने पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा। ठीक है, क्या हुआ? एक आगे बैठो, तीनों में से कोई भी एक। जल्दी आ जाओ। एक आगे आ जाओ, दोनों में से नहीं, दोनों में से एक आगे आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या हुआ? हाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कुछ भी फनी होता तो आपस में शेयर किया करो, सब मिलके हंसेंगे। ठीक है, शेयरिंग की आदत डालो। हाँ ठीक है, हमने पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा है। पैलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज। उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में क्या हुआ था? लिमिटेड एरिया था, हमारा स्टोन टूल्स वो थोड़े लार्ज थे, बहुत लिमिटेड टाइप के थे, और उस टाइम पे लोगों ने कहीं पर रुकना शुरू नहीं किया था, हंटर गैदरर्स ही होते थे उस टाइम पे। देन उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आए थे मिडल पैलियोलिथिक। उस टाइम पे हमारे टूल्स थोड़े से एडवांस हो गए, और थोड़ा सा और उनका हम देखेंगे कि रिवर साइट्स पे हमें उनको देखा था। हमने गोदावरी पे देखा, हमने कृष्णा पे देखा, हमने नर्मदा पे देखा, इन साइट्स पे वो पाए जाने लगे। और फिर उसके साथ साथ स्टोन टूल्स का साइज थोड़ा सा घटा और थोड़े से और शार्प होने लगे, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस होना शुरू हो गया। उसके बाद आगे गए तो अपर पैलियोलिथिक में थोड़ा सा और एडवांसमेंट दिखाई दिया। जहां पर लोअर और मिडल में हमें होमो इरेक्टस दिखाई दिए थे, यहां पर हमें कहीं ना कहीं होमो सेपियंस आते हुए दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ जो टूल्स में एडवांसमेंट है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। टूल्स कितने शार्प हुए वो भी हमने देखा, ब्लेड्स के रूप में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, तो बहुत सारे चेंजेस हमने देखे थे, माइक्रोलिथ्स टाइप में आ गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने देखे, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वाइड हो गया था। जो मेन चेंजेस है वो ये आए थे।
अब उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड हम पढ़ेंगे। मेसोलिथिक पीरियड में जो मेन चेंज आया था दैट वाज चेंज इन द क्लाइमेट, दैट वाज चेंज इन द क्लाइमेट। जो अभी तक आइस एज चल रही थी अब उससे चेंज होकर के आइस पिघल चुकी है और नॉर्मल ग्रासलैंड्स आ गए हैं, घास उगने लगी है। तो जब घास उगेगी तो लोग उसको देख के सीखेंगे और एग्रीकल्चर की तरफ भागेंगे। जब देखेंगे कि घास उग रही है यानी हम भी चीजों को उगा सकते हैं, लोगों के दिमाग में आएंगे, लोगों की कॉग्निटिव स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव होंगी और यहां से हमें एग्रीकल्चर की तरफ जाते हुए लोग दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चेंज हमें मेन दिखाई देगा यहाँ पर। क्यों आया? क्योंकि चेंज इन क्लाइमेट वाज हैपनिंग और क्लाइमेट चेंज वो उनको इतना अलाउ कर रहा था कि वो एग्रीकल्चर की तरफ जा पाए, एक जगह सेटल हो पाए। नहीं तो पहले हार्श क्लाइमेट होने की वजह से वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, इस वजह से वो कहीं रुक नहीं पाए, इस वजह से वो हंटर बने रहे, इसी वजह से वो गैदरर बने रहे कि जहां पर थोड़ा सा भी हमें ठीक सा क्लाइमेट मिलेगा हम वहां चले जाएंगे और वहां हमारे खाने लायक हमें कुछ मिल जाएगा। तो पहले वाले लोग यही कर रहे थे। लोगों ने सेटल होना शुरू हुआ, उसके पीछे ज्योग्राफी का बड़ा हाथ, क्लाइमेटिक कंडीशंस का बड़ा हाथ है। ठीक है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मेसोलिथिक पीरियड में हमने बोला कि ये बहुत बड़े एरिया में फैल चुके थे। क्यों फैले थे? क्योंकि क्लाइमेट उस तरह का हो गया था, उनको और जगहों का पता लग गया था, धीरे धीरे वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और जगह भी घूम रहे थे कि यहां पर भी रुका जा सकता है। ठीक है, तो ये मेसोलिथिक में थे, ये वाला हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, मतलब चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे हिली रीजन हो, चाहे सैंड ड्यून्स हो, चाहे आपके डेजर्ट एरिया हो, चाहे डेल्टा रीजन हो, हर जगह पे मेसोलिथिक पीपल पाए जा रहे थे और यहाँ पे होमो सेपियंस हमारे पास है। ठीक है ना, यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन है हमारे पास। ये बेसिकली मेसोलिथिक साइट्स है जो हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ना है। कहां से? अच्छा, आप पढ़ो, वहां से शुरू करो। Mesolithic sites in India are found in Pesra, Bihar, Lamnas, Gujarat, Bagor Second, Chopani Mando, Sarai Nahar Rai, Mahadaha and Dama, all in Uttar Pradesh, Sankara, Kalu, Andhra, and Kibana Hali, Karnataka. Rock shelter sites are found in Alamgarh and Hindutva. बैठ जाओ। ये हमारी बहुत सारी साइट्स हैं जो मेसोलिथिक साइट्स हैं। आपने कर्नाटका में एक साइट पढ़ी, यहाँ पर क्या है, किबनाहल्ली है ना, किबनाहल्ली। जब कर्नाटका में जाओगे ना आज भी, तो आपको वहां के नाम इसी तरीके से दिखाई देंगे। वहां पर दो तरह की प्लेसेस बड़ी फेमस है, एक हल्ली और एक पल्ली है। वहां पर आज भी यही नाम है। हल्ली वो है जो थोड़े से हिली एरिया पे है, पल्ली वो एरियाज है जो थोड़े से प्लेन एरियाज में। वहां जाके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जहां पे जिस नाम के पीछे हल्ली लगा हुआ है दैट मींस कि वो थोड़े से हाइट पे होगा। जहां पल्ली लगा हुआ दिखाई देगा वो थोड़े से प्लेन एरिया में दिखाई देगा। आज भी कर्नाटका में ये नाम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आज का ही नाम है किबनाहल्ली, तो कहीं ना कहीं हिली एरिया रहा होगा। ठीक है, फिर एक आप नाम यहाँ पर देख रहे होगे, महादाह। महादाह का क्या मतलब होगा? दाह संस्कार किसे बोलते हो? दाह संस्कार पता है? डेड बॉडी को जो हम लास्ट रिचुअल्स के लिए लेके जाते हैं, दैट इज दाह संस्कार। ये महादाह, यहाँ पर हमें ह्यूमन बेरियल्स मिले हैं, यहाँ पर डेड बॉडीज मिली है हमें जिनको वहां पर दफनाया गया है, इसलिए वो नाम पड़ा महादाह। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो फेमस हमें पता होने चाहिए यहाँ पर इस टाइम पे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो साइट्स हैं, दोज आर मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, आर फाउंड इन पैसरा बिहार में, देन उसके बाद लांगनज गुजरात में, बागोर टू यूपी में था, देन उसके बाद चौपानी मांडो, सराई नाहर राय, महादाह, दमदमा, ये सब यूपी में। ठीक है, देन उसके बाद आपका संकना कल्लू कहां पर है? आंध्रा में। देन उसके बाद किबनाहल्ली कर्नाटका में। ये मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको फैले हुए दिखाई देंगे, बिहार में भी, यूपी में भी, गुजरात में भी, कर्नाटका में भी, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आपको ये दिखाई दे जाएंगे। हम यहाँ पर इसको मैप में देखें तो आपको महादाह यहाँ कहीं दिखाई देगा, बागोर के ऊपर। यहाँ बागोर है, इसके ऊपर दमदमा है, यहाँ पर महादाह है और यहाँ पर सराय नाहरअली है। यहाँ पर आपको लांगनज कहीं दिखाई देगा, ये रहा गुजरात में। ठीक है, देन उसके बाद कर्नाटका में आओगे आप,
ठीक है, कर्नाटका में इस एरिया में आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि बनहल्ली, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, जलाली लिखा हुआ है। जलाली इज अ पार्ट इन दी बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर में जलाली है तो वहां पर है, तो वहीं पर आपको किबनहल्ली भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये सब मीजोलिथिक साइट्स हैं, ये जितनी भी दिखाई गई है सब मीजोलिथिक है। तो आप देख सकते हो कि कितना वेरीड हो गया, जो पहले बहुत लिमिटेड जगह पे थे अब कितनी जगह पे फैल चुके हैं, बहुत वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पूरे इंडिया में अब ये ऑलमोस्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर नहीं गए, अभी भी हिमालयन रीजन बहुत ज्यादा इनके लिए हार्श था कि वहां पर रह पाए, लेकिन जैसे जैसे नियोलिथिक में जाएंगे हम देखेंगे कि इसके ऊपर भी, जब हम नियोलिथिक में पहुंचेंगे तो हमें यहां पे कई सारी साइट्स दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अभी हम मीजोलिथिक में, अभी यहां तक नहीं पहुंचे, अभी पहले हमारा सिर्फ यहीं तक था, फिर वो रिवर्स पे पहुंचे, फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज में भी दिखाई दिए, और अभी जो है ऑलमोस्ट सभी जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जब नियोलिथिक में जाएंगे हमें नॉर्थ ईस्टर्न में भी दिखाई देंगे और ऊपर भी दिखाई देंगे, तो धीरे धीरे इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। कोस्टल साइट्स आगे, Coastal sites are seen and by fairy sites in Thoothukudi district, Tamil Nadu and Visakhapatnam, Andhra Pradesh. These sites also have microlithic evidence. ठीक है, बैठ जाओ। यहाँ पर कोस्टल साइट्स में भी दिखी हमें, कोस्टल साइट्स पे भी इनका कहीं ना कहीं ह्यूमन एविडेंस मिला हमें, ठीक है। कोस्टल साइट्स में जैसे आपकी मुंबई में है, मुंबई में मिली है। देन उसके बाद तेरी साइट्स, तेरी साइट्स क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है तेरी साइट्स को। तेरी साइट्स क्या है, कौन पढ़ेगा इसको, कौन पढ़ेगा, आप ही पढ़ो दोबारा। तेरी साइट्स, A coastal landscape caused by sand dunes. These soil may have originated in the Pleistocene epoch of Quaternary period. ठीक है, प्लिस्टोसीन है ये हम ज्योग्राफिकल पीरियड जब हम पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे हमें कई सारे पीरियड्स दिखाई देंगे। प्लिस्टोसीन इपोक है, ये आपका आइस एज को डिनोट करता है, ठीक है ना। उस टाइम पे प्लिस्टोसीन इपोक है, इपोक में कई सारे पीरियड होते हैं। प्लिस्टोसीन इपोक के क्वाटरनरी पीरियड को वो कर रहा है कि उसके क्वाटरनरी पीरियड में ये सैंड ड्यून्स यहाँ पर डेवलप हुए थे। कोस्टल साइड में जो सैंड ड्यून्स हैं उन्हें तेरी साइट्स बोलते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। ये कोस्टल साइट्स में जो हमारे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, ठीक है ना, ये वही है तेरी साइट्स जो बेसिकली सैंड ड्यून्स हैं एट कोस्टल रीजन्स, और जिनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमें प्लिस्टोसीन इपोक में दिखाई देगा, उसके क्वाटरनरी पीरियड में दिखाई देगा। कई ये चलेंगे, आपका एरा आएगा, एरा के बाद इपोक आता है, इपोक के बाद पीरियड आता है, तो ये पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफिकल टाइमलाइन पढ़ेंगे। हमें भी आज तक याद नहीं हुए, तो एक बार सिर्फ हम देखेंगे कि कैसे चलता है, ठीक है ना। तो एक आइडिया सा हमें लगेगा, हमें पता होना चाहिए कि किस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो प्लिस्टोसीन इपोक जो है जनरली हम रिलेट करते हैं टू द आइस एज, तो उस टाइम पे सैंड ड्यून्स हमारे डेवलप हुए थे, जिसको हम तेरी साइट्स बोल रहे हैं, या फिर कोस्टल एरियाज में जो सैंड ड्यून्स हैं उनका नाम है। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दिए तेरी साइट्स, थुथुकेडी जो हमारा तमिलनाडु में है। देन उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी तेरी साइट्स मिली हैं। और उसके बाद इन साइट्स में हमें माइक्रोलिथिक एविडेंस भी मिला है। माइक्रोलिथिक इज वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो छोटे छोटे स्टोन टूल्स भी हमें मिले हैं, तो माइक्रोलिथिक एविडेंस भी मिला है। और माइक्रोलिथिक को हम जनरली हमारे मेसोलिथिक से कनेक्ट करके पढ़ते हैं कि यहाँ पर मेसोलिथिक साइट्स अगर यहाँ माइक्रोलिथ्स मिले हैं तो, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, क्लाइमेट उधर से ना ऐसे, अब ऐसे After the ice age, with the advent of global warming, human groups become highly mobile and began to occupy various ecozones. The monsoon pattern had already emerged. Some regions witnessed higher rainfall at Didwana in western Rajasthan. Freshwater lakes were known to exist between 10,000 to 3,500 BP. The animals born from the parents suggested dry deciduous type of forest during the Mesolithic period. बीपी का क्या मतलब है इसमें? Before नहीं, आपको नहीं बताना उन्हीं को। बीपी क्यों लिखा हुआ है? बीपी का क्या मतलब है?
बिफोर present. प्रेजेंट, ठीक है। हाँ। यहाँ पे हमें क्लाइमेट चेंज होते हुए दिखाई देंगे, जो क्लाइमेट में है तो क्या चेंजेस आ रहे थे वो हम पढ़ेंगे। तो आफ्टर द आइस एज, आफ्टर द प्लीस्टोसीन इपोक, ठीक है ना, आफ्टर द आइस एज, विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आइस एज के बाद ग्लोबल वार्मिंग आ रही थी, धीरे धीरे हमारा क्लाइमेट वार्म होता जा रहा था। ह्यूमन ग्रुप्स बिकेम हाईली मोबाइल, जो ह्यूमन ग्रुप्स है मोबाइल हो गए। मोबाइल का मतलब क्या होता है? एबल टू मूव। मोबाइल का मतलब क्या है? एबल टू मूव। मोबाइल फोन्स हैं, उन्हें हम ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऐसे ह्यूमंस भी उस टाइम पे मोबाइल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। क्यों जाने लग गए? क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हो गई, जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, अनकंजेनियल कंडीशंस पढ़ी थी। किस में पढ़ी थी? लोअर पैलियोलिथिक में पढ़ी थी, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं फेवरेबल होती दिखाई देंगी। इसकी वजह से जो ह्यूमन ग्रुप्स हैं वो मोबाइल हो जाएंगे, वो मूव करना शुरू करेंगे एंड बिगन टू ऑक्यूपाई वेरियस इकोजोन्स, और जाकर के अलग अलग इकोजोन्स को फिल करना शुरू करेंगे, वहां जाकर रहना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग इकोजोन्स मतलब इकोजोन, 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 इकोजोन का मतलब क्या? जैसे नहीं, पहले नहीं लिखा कहीं भी, कहाँ लिखा? ज्योग्राफी में लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा। सिमिलर एनवायरमेंटल क्लाइमेट, वो एक जोन में हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। इसमें इको जोन्स में हम डिफरेंट इको जोन्स की बात कर रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो इको जोन का, कोई डेजर्ट इको जोन है, हिली एरिया एक इको जोन है, फॉरेस्ट एक इको जोन है, कोस्टल एरिया एक इको जोन है। तो ऐसे अलग अलग इको जोन्स को जाकर के वो ऑक्यूपाई करना शुरू करेंगे, वहां जाकर रहना शुरू करेंगे। उसको सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस इसलिए बोला था कि अगर हम किसी एक इको जोन की बात करें, उस इको जोन को हम किस लिए कहेंगे कि वो एक है? क्योंकि उसमें सिमिलर टाइप की कंडीशंस है। अगर मैं कोस्टल इको जोन बोल रहा हूं तो उस जोन में हर जगह पे कोस्टल एरिया दिखाई देंगे, तो वो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है। तो यहां पर वेरियस इको जोन्स को जाकर के ऑक्यूपाई करेंगे, अलग अलग इको जोन्स को। दी मानसून पैटर्न हैड ऑलरेडी एमर्ज्ड, मानसून पैटर्न इस टाइम पे इवॉल्व हो चुका है, आ चुका है, ठीक है ना। मानसून आने लग गया है, यानी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई है। हमारे इंडिया में बारिश की जो मानसून का पैटर्न जो हम आज फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, वो यहाँ पर आ चुका है। यानी बारिश आएगी, उसके हिसाब से हमारे ग्रासलैंड्स इंक्रीज होंगे, एग्रीकल्चर की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मानसून भी इस टाइम तक आ चुका है। देन उसके बाद और क्या चेंज आए हैं? सम रीजन्स विटनेस्ड हायर रेनफॉल, और कई रीजन्स ने क्या विटनेस किया कि वहां पर रेनफॉल ज्यादा होने लग गई है, जहां पहले होती नहीं थी, वहां पर हायर रेनफॉल विटनेस होने लग गई। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले आइस एज था, अब ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, क्लाइमेट वार्म होना शुरू हो गया है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होना शुरू होंगी। जहां पर पहले मानसून का कुछ था नहीं, तो मानसून आना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ रेनफॉल थोड़ी सी हायर साइड में होने लग गई है, कई प्लेसेस में ज्यादा ही बारिश हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद एट डिडवाना इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जो आज डेजर्ट है, उस टाइम पे डिडवाना जो वेस्टर्न राजस्थान में है, फ्रेश वाटर लेक्स वर नोन टू एग्जिस्ट। उस टाइम पे फ्रेश वाटर लेक्स, हमें उनके सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि उस टाइम पे होती थी, जहां पर आज के टाइम डेजर्ट है। तो उस टाइम पे वहां पर फ्रेश वाटर लेक्स मिले हैं, और फ्रेश वाटर लेक्स जहां मिलेंगी उसके आसपास ह्यूमन एविडेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिडवाना में भी आपको मिलेंगे बिटवीन 10,000 टू 3,500 बिफोर प्रेजेंट। इस दौरान यहाँ पर जो हमें एविडेंस मिले हैं वो इस टाइम पीरियड के मिले हैं कि इस टाइम पीरियड में वहां पर फ्रेश वाटर लेक्स एग्जिस्ट करती थी, जहां पर आज डेजर्ट है, जहां पर आज डेजर्ट है। द एनिमल बोन्स फ्रॉम दिस पीरियड, इस टाइम पे एनिमल बोन्स जो मिली है वो क्या बताएंगी? एनिमल बोन से क्या पता लगता है? एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो एनिमल बोन्स फ्रॉम दिस पीरियड सजेस्ट है ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस टाइप कौन सा होता है? व्हाट इज ड्राई डेसिडुअस टाइप? ये कौन सा फॉरेस्ट होता है? डेसिडुअस कौन सा होता है? जहाँ पर कम रेनफॉल
डेसिडुअस बेसिकली जो अपने पत्ते झाड़ देता है इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, पतझड़ वाला जो होता है, जो पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं ना, वो डेसिडुअस होता है। ड्राई डेसिडुअस मतलब कि ड्राई कंडीशंस में यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट आ गए हैं जो ड्राई कंडीशंस में अपने पत्ते झाड़ देंगे, तो इस टाइप के ट्रीज यहाँ पर पाए जाएंगे। क्योंकि ट्रीज का एविडेंस बहुत कम मिले हमें, ट्रीज तो बहुत जल्दी हमारे फॉसिल्स में मिल जाते हैं और इतने जल्दी मिलते नहीं है। तो बोन के जो हमें एविडेंस मिले हैं वो उस तरह के बोन्स मिले हैं जो ड्राई डेसिडुअस एरिया में एनिमल्स पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे वो किस टाइप के थे? ड्राई डेसिडुअस थे। ड्राई डेसिडुअस का मतलब हो जाएगा कि जहां पर थोड़ा सा भी ड्राई कंडीशंस आएंगी, यानी कि विंटर कंडीशंस जिसमें बारिश नहीं होगी, उस टाइम पे पत्ते झाड़ देंगे अपने। ठीक है, तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। ये हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ड्राई डेसिडुअस एक टाइप आएगा। ड्यूरिंग दी मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड के दौरान ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के एविडेंस हमें मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एडवेंट होता है अराइवल, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, एडवेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि उस टाइम पे आना शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो अराइवल से हम इसको एक सिमिलर काइंड ऑफ कह सकते हैं, वर्ड है अराइवल। क्लियर है? क्रोनोलॉजी, अब हाँ आगे। The date of the Mesolithic culture varies in different parts of the world. This culture is assigned to pre-agricultural times in certain areas in Levant, Eastern Mediterranean. They are dated between 20,000 and 500 before Common Era. In India, Mesolithic cultures appeared around 10,000 BC. In certain parts of India, including Kerala and Tamil Nadu, it continued up to 2000 BCE, at the beginning of the Iron Age. In Sri Lanka, the microliths appeared about 28,500 years before Kerala. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग कल्चर्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि इंडिया में उस टाइम पे मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था तो पूरे इंडिया में सिमिलर कंडीशंस हो। कई रीजंस हमें दिखाई देंगे जो एडवांस हो जाएंगे, कई रीजंस ऐसे दिखाए जाएंगे जो उसी पीरियड में रहते रहेंगे काफी आने वाले आगे समय तक। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है तमिलनाडु टिल 1000 BCE तक हमें वहां पर मेसोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिलते हैं। वहीं इंडिया में जनरली जो मेसोलिथिक पीरियड माना जाता है वो क्या लिखवाया था मैंने? ये पीरियड लिखवाया था, मेसोलिथिक लिखवाया था ना, 10,000 टू 6,000 BC। तो इंडिया में जनरली जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 10,000 टू 6,000। लेकिन ये सिमिलर नहीं था ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पर ये मेसोलिथिक पीरियड पहले आ चुका है, कहीं बाद में भी आया। तो वो यहाँ पे हमें समझाया गया कि कहां पर किस टाइम पे मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था, तो हम इसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज द डेट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर वेरीज मतलब डिफर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमारा मेसोलिथिक कल्चर है वो डिफर करेगा, अलग टाइम पे मिलेगा। जैसे इंडिया में 10,000 में है तो हो सकता है कि कहीं पे उससे पहले भी आया, तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। This culture is assigned to pre-agricultural times in certain areas. कुछ एरियाज में इसको प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स के नाम से जाना जाता है कि जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हुई है उससे जस्ट पहले का टाइम उसको मेसोलिथिक मान लिया गया है कई जगह पे। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया इन दी लेवांट रीजन। लेवांट रीजन कौन सा होता है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है हमारा बेसिकली। इसको हम देख भी लेते हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए लेवांट रीजन। आपका जो ये वाला रीजन है ना, दिस इज लेवांट रीजन। मेडिटेरेनियन साइड में जो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज है इसको हम लेवांट कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया।
देन उसके ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज है, यहाँ पर जो रीजन है, दिस इज लेवांट रीजन। ठीक है, इसको हम सर्च करें। ये मेडिटेरेनियन सी के साइड वाला एरिया आ जाएगा, द लेवांट। ठीक है, ये हमें ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके आसपास जो डार्क ग्रीन एरिया है, दिस इज लेवांट रीजन। ठीक है, क्लियर है? तो इस रीजन में अगर हम बात करें तो दे आर डेटेड बिटवीन 20,000 एंड 9,500 BC। इस दौरान यहाँ मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था, 20,000 से 9,000 BC। लेकिन इंडिया में कब शुरू हुआ है? जब यहाँ खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तब यहाँ पे इंडिया में शुरू हुआ है 10,000 BC में। इन इंडिया मेसोलिथिक कल्चर अपीयर्ड अराउंड 10,000 BC इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग केरला एंड तमिलनाडु। अगर कुछ पार्ट्स की बात करें इंडिया में, जैसे केरला और तमिलनाडु की बात करें, इट कंटिन्यूड अप टू 1000 BCE। ये 1000 BCE तक वहां पर मेसोलिथिक कल्चर ही रहा, जबकि इंडिया में जनरली वो माना जाता है कि 6000 के बाद चेंज होकर के हम नियोलिथिक कल्चर में आ चुके थे। यानी नॉर्दर्न इंडिया इस टाइम पे नियोलिथिक कल्चर में जी रहा है और सदर्न इंडिया इस टाइम पे मेसोलिथिक कल्चर में ही बना हुआ है। तो ये चेंजेस हमें इंडिया के अंदर भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम है तो उस पीरियड में पूरे इंडिया में सेम कल्चर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब ह्यूमंस बहुत ज्यादा मोबाइल हो गए। अब वो जब तक नीचे आएंगे, नीचे आके चेंज करेंगे, तब तक बहुत साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, तो अलग अलग अब धीरे धीरे क्या होगा, लोग अलग अलग जगह जाएंगे, एग्रीकल्चर जब डेवलप होगा लोग वहां बसना शुरू करेंगे, और जहां पर एक जगह लोग बसना शुरू करेंगे तो वहां पे उस क्लाइमेटिक रीजन के आधार पर एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम नियोलिथिक टाइप में जाएंगे तो हमें अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर्स दिखाई देंगे। हम इसीलिए उसको रीजन वाइज पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का नियोलिथिक कल्चर कैसा था, मिडल इंडिया का नियोलिथिक कल्चर कैसा था, सदर्न इंडिया का नियोलिथिक कल्चर कैसा था। हम रीजन वाइज पढ़ेंगे उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसके बाद आदमी सेटल हो जाएंगे और जहां सेटल होंगे उसके आसपास का अपना एक अलग कल्चर बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जगह जाकर के जो सेटल हो गए वो अपना एक अलग कल्चर डेवलप करेंगे। तो कैसे डिफरेंस आएगा वो हम नियोलिथिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसको हम ज्योग्राफी के साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आज हमें इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ भी पढ़ना है ज्योग्राफी में, इसीलिए समझा रहा हूं उसको भी क्लियर उसी के साथ साथ कि कैसे ज्योग्राफी के साथ साथ हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, टिल द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज। इंडिया में आयरन एज कब शुरू हुआ था? 1000 BC। इंडिया में आयरन एज कब आया था? 1000 BC। आयरन एज आने तक वहां मेसोलिथिक पीरियड ही चल रहा था, वहां नियोलिथिक आया नहीं। देन उसके बाद इन श्रीलंका माइक्रोलिथ्स अपीयर्ड अबाउट 28,500 बिफोर प्रेजेंट। आज से करीबन 28,500 साल पहले श्रीलंका में आ चुका है, यानी इंडिया से बहुत पहले वहां पर माइक्रोलिथिक एविडेंस मिले हैं। इंडिया से बहुत साल पहले वहां पर हम मेसोलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें बेसिकली माइंड में होने चाहिए कि हमारे इंडिया में सिमिलर टाइम पे मेसोलिथिक कल्चर नहीं चल रहा है। पहले वाला सिमिलर काइंड पे था। क्यों था सिमिलर टाइम पे? क्योंकि इतने मोबाइल नहीं थे ह्यूमंस, वो एक ही जगह रुक रहे थे। तो जहां रुक रहे थे या फिर वही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो सेम कल्चर लेकर जा रहे थे। यहां पर अब वो दूर दूर तक जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे, तो अपना कल्चर वहीं पे रख के आ रहे हैं। नीचे जो साउथ में रह गए तो उनका कल्चर पीछे चल रहा है अब धीरे धीरे, वहां वो पहुंच ही नहीं पाया। जो हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे जहां पर वो एडवांस हो चुके थे। ठीक है, इकोनॉमी हाँ इधर से। Hunted wild animals and gathering plant food and fishing were people's main occupation during this age. Agriculture was not practiced in the early stages. At the end of the Mesolithic period, humans domesticated animals and paved the way for the Neolithic way of life. The rock paintings of central India depict hunting, trapping, fishing, and plant food collection. ठीक है,
अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी उस टाइम पे कैसी चल रही थी, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम, ट्रेड पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, उनका प्रोफेशन क्या था वो पढ़ते हैं, कैसे अपना जीवन गुजार रहे थे वो पढ़ते हैं, खाने के लिए उनके पास क्या था, मतलब कुल मिलाकर एक इकोनॉमी में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो वही इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे उनका वे ऑफ लाइफ किस तरीके से गुजर रहा था, क्या उनके पास खाने के लिए था, ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, क्या उगा रहे थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तो हंटिंग, पहले क्या चल रहा है, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट फूड्स। हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट फूड्स, ये अभी तक सेम चल रहा है जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड से था। लेकिन जैसे हम नियोलिथिक में जाएंगे ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वहां पर हम एग्रीकल्चरल हमारा इकोनॉमी देखेंगे, वहां लोग एग्रीकल्चर उगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी तक ये चल रहा है, यहीं पर थोड़ा बहुत चेंज हमें दिखाई देगा, ट्रांजिशन दिखाई देगा, धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड फिशिंग वर पीपल्स मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इज मेन जॉब, मेन प्रोफेशन इज ऑक्यूपेशन। उस टाइम पे लोगों का मेन पेशा क्या था, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, ये उस टाइम पे के लोग अभी भी कर रहे थे, जो हमारे पीछे वाले लोग कर रहे थे। देन उसके बाद एग्रीकल्चर वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ मीजोलिथिक पीरियड। एग्रीकल्चर जब मीजोलिथिक से कंपेयर करेंगे तो मीजोलिथिक के अर्ली पीरियड्स में एग्रीकल्चर हमें नहीं दिखाई देगा प्रैक्टिस होता हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम नियोलिथिक की तरफ जाएंगे एग्रीकल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ मीजोलिथिक पीरियड, जब मीजोलिथिक पीरियड एंड हो रहा होगा उस टाइम पे ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालना शुरू किया, उन्हें टेम करना शुरू किया, अपने साथ रखना शुरू किया, ठीक है ना। तो एनिमल्स को साथ रखना शुरू किया उन्होंने। एनिमल्स को साथ रखने के मल्टीपल पर्पसेस थे, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या क्या पर्पस थे, इमरजेंसी के उनके पास फूड का स्टोरेज है और सेफ्टी है और उनके ऊपर ट्रैवल भी कर सकते हैं और खेती करने में मदद करते हैं, ठीक है ना, कई सारे यूज थे इनके। तो इस टाइम पे अगर हम देखें लेटर पीरियड्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड में, इस टाइम पे इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था एनिमल्स को, और जिसकी वजह से दैट पेव्ड द वे मतलब जिन्होंने रास्ता बनाया, जिन्होंने इजी किया किसी चीज को, ठीक है ना, किसको इजी किया, फॉर नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ, कि नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ में हम ट्रांजिशन कर पाए, हम धीरे धीरे मेसोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ जा पाए। उसके लिए इजी करने के लिए हम लेटर पीरियड्स में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे, कि यहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो चुका है। दी रॉक पेंटिंग ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जो रॉक पेंटिंग है, सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर रॉक पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, केव पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में और भी जो पेंटिंग्स मिली है दैट डेपिक्ट हंटिंग, वहां पर हंटिंग दिखाया गया है उनकी पिक्चर्स में। दैट डेपिक्ट ट्रैपिंग, कि कैसे जाल में फंसाते हैं जानवर को, वो दिखाया गया है उनको। देन उसके बाद फिशिंग दिखाया गया है। देन उसके बाद प्लांट फूड कलेक्शन दिखाया गया। उन्होंने फोटो में ये सारी पिक्चर्स में दिखाई है कि हमारा कल्चर ये है, हम ये सारी चीजें करते हैं। तो उस टाइम पे जो हमें पिक्चर्स दिखाई देंगे उससे हम उनका कल्चर समझ में आएगा कि वो लोग करते क्या थे। वो लोग हंटिंग कर रहे थे, वो लोग ट्रैपिंग भी कर रहे थे, देन प्लांट फूड को कलेक्ट भी कर रहे थे। ये सारी चीजें दिखाई दी हैं, फिशिंग उसमें दिखाई गई है। तो पिक्चर्स में जो दिखाया गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता होगा, उस टाइम पे ये सारी चीजें होती होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Evidence from this period shows that people belonging to this period hunted cattle, goat, buffalo, barracuda, porcupines, turtle, fish, sambar, chital, gazelle, hawk, deer, eagle, jackal, turtle, fish, wild deer, lizard, fox, and monster deer. Bones of unicorns and elephants have also been found. They used spears, bow, and arrow traps. The painting of Bhimbetka showed that various animals were hunted and fought to spread and fear. कौन कौन से एनिमल्स उस टाइम पे थे? हमने कहा डोमेस्टिकेट किया, हमने शुरू किया। उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिकेट नहीं किए थे लेकिन वहां पर अवेलेबल थे, जिनका एविडेंस हमें मिला है। तो कौन कौन से एनिमल्स थे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज
द फॉनल एविडेंस, फॉनल एविडेंस मतलब फोना क्या होता है, फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स, तो फॉनल एविडेंस जो हमें मिले हैं फ्रॉम दिस पीरियड शोज पीपल बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हंटेड, किस किस को हंट करते थे, कैटल्स को, गौर को, गौर क्या है, क्या होता है, नहीं भैंसा टाइप जिसे बोलते हैं, वो बड़ा जो भैंसा होता है उसे हम गौर बोलते हैं ना, ठीक है ना, ये आप सर्च करेंगे सारे कि ये कौन कौन से एनिमल्स हैं, हाँ ठीक है ना, इनको सर्च करना है। देन उसके बाद बफेलो हो गया, बारहसिंगा हो गया, पॉर्क्यूपाइंस क्या होते हैं, जिसके कांटे होते हैं, है ना, वो छोटा सा बिल्कुल वो कांटे फेंक करके मारता है, तो वो होता है पॉर्क्यूपाइन, तो पॉर्क्यूपाइन के भी एविडेंस हमें यहाँ पर मिले हैं। देन उसके बाद सांबर के मिले हैं, चीतल के मिले हैं, गैजल के मिले हैं, हॉक डियर के मिले हैं, नील गाय, जैकल, टर्टल, फिश, वाइल्ड हेयर, लिजर्ड, फॉक्स एंड मॉनिटर लिजर्ड। तो क्या जैकल आपका भेड़िया टाइप में होता है, क्या होता है ना, हाँ वाइल्ड डॉग टाइप में, ठीक है ना, तो उस टाइप का होता है, ठीक है। इनके फोटोज आप देखना, इनको अलग अलग सर्च करोगे गूगल पे, आपको फोटोज इनके दिखाई देंगे, क्लियर है, देखोगे, क्यों नहीं, घर जाके, हाँ घर जाके बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं, ठीक है, हाँ घर जाके देखना है, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स हमें मिल रहे थे, जो नहीं समझ में आ रहे उनको फोटो देखने। गैजल का आपकी बुक के लास्ट पेज पे दिया हुआ क्या होता है, इस बुक के लास्ट नहीं, इस चैप्टर के लास्ट पेज पे पढ़ो। ये बस इसी में ये जो टेबल बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, हाँ ये वाली, ये टेबल, यही टेबल, हाँ यही टेबल, हाँ इस टेबल में पढ़ो, गैजल लिखा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो वहां पर एक आधे वर्ड्स को आपको दिया होगा वहां पर, ठीक है। देन उसके बाद बोन्स ऑफ राइनोसोरस भी मिले हैं, देन एलिफेंट के मिले वहां पर, इनके बोन्स भी हमें मिले हैं, तो ये एनिमल्स भी हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद दे यूज स्पीयर, स्पीयर क्या होता है, भाला। देन उसके बाद बो एंड एरो, तीर और कमान। देन उसके बाद ट्रैप्स, ठीक है ना, जाल जो हम बनाते हैं, तो ये इन सब के एविडेंस हमें मिले हैं, उस टाइम पे लोग यूज कर रहे थे एनिमल्स की हंटिंग के लिए। देन उसके बाद द पेंटिंग ऑफ भीमबेटका शो दैट वेरियस एनिमल्स वर हंटेड एंड फॉर दिस मैन एंड वीमेन वेंट टुगेदर। तो यहाँ पर मैन और वीमेन में कोई डिफरेंस नहीं था, सब साथ जाते थे हंटिंग के लिए। ये हमें भीमबेटका की पेंटिंग से पता लगा है कि साथ जाते थे वहां पे हंटिंग करके लेके आते थे, क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद ये अगला किसका नंबर है, किसने पढ़ा? The people used fire and perhaps roasted food. Domestic animal, bones of cattle, sheep, goats, pig and dog have been found at Kanwal, Loteshwar and Ratanpur, and from Adamgarh and Bhimbetka in Madhya Pradesh sites. Camel bones have been found from Kanwal. ठीक है, बैठ जाओ। यहाँ पर फायर के एविडेंस भी हमें दिखाई देते हैं, और फायर से ये भी पता लगता है कि फायर से वो कहीं ना कहीं अपने खाने को पका कर खाते थे। जैसे पहले वाले में ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दिया जहां उन्होंने पका के कुछ खाया हो, तो यहाँ पे धीरे धीरे उसके एविडेंस हमें दिखाई देंगे कि वो फायर का यूज करते होंगे अपने खाने को रोस्ट करने में, उसको पकाने में, ठीक है। तो दी पीपल यूज फायर एंड परहैप्स रोस्टेड द फूड, उसको पका रहे होंगे फायर में, ठीक है। देन डोमेस्टिक एनिमल, बोन्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल में कौन कौन है? फर्स्ट इज कैटल, देन उसके बाद शीप, गोट्स, पिग, डॉग, इनका हमें एविडेंस मिला है डोमेस्टिक में। अब ये डोमेस्टिक कैसे है, कैसे पता लगा ये डोमेस्टिक है, कैसे हमें कैसे पता है डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है? इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इस बुक में कि जब हम डोमेस्टिकेट करेंगे एनिमल्स को तो उनके फिजिकल फीचर्स में चेंज आएंगे। वो जो लार्ज साइज थे धीरे धीरे उनका साइज कम होता चला जाएगा, उनकी फेरोसियसनेस कम हो जाएगी, पढ़ा था चैप्टर में। तो उस आधार पे हम कहेंगे, जो हमें इनके बोन एविडेंस मिले हैं, जो उनके साइज मिले हैं, उस आधार पे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि दे वर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स।
तो उसके आधार पे हम कहेंगे, उसके बेस पे हम कहेंगे, वो उस एविडेंस को मानते हुए जो उनके बोन एविडेंस मिले हैं, जितना उसका साइज रहा होगा, जिस टाइप के उनके स्कल्स मिले हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि दे वर डोमेस्टिकेटेड, उनको पाला जा रहा था। कौन कौन से थे? देवर कैटल, शीप, गोट, पिग एंड डॉग। और इनके एविडेंस कहाँ मिले हैं? आपके कानेवल में मिले हैं, लोटेश्वर में मिले हैं, रतनपुर में मिले हुए हैं, आदमगढ़ में मिले हैं, भीमबेटका में मिले हैं, और ये सब कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कैमल बोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम कानेवल, कैमल बोन्स भी मिले हैं यहाँ पर। तो ये भी एविडेंस हम मान रहे हैं कि उस टाइम पे कैमल्स भी होते थे, तो कैमल बोन्स भी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कैंप एंड हाउसेस। The Mesolithic people were highly mobile. They moved in search of animals and plant food. They made temporary huts and also used caves and rock shelters. Circular huts with post holes and one clay lumps bearing reed impressions have been found. Many of caves and shelters feature paintings. Circular huts are seen in rock painting. Temporary huts were built using perishable materials. Traces of oval and circular huts and possible wattle dog are found in Chokani Mando and Damdama in Uttar Pradesh and Bagor and Dilwara in Rajasthan. ठीक है, यहाँ पर मेनली आपको दो शब्द ऐसे दिखाई देंगे जिसके बाद थोड़ा सा डाउट आपको लग सकता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट इज पोस्ट हॉल। ये कौन से होते हैं? ठीक है ना, घर के बाहर फेंसिंग के लिए या किसी पोस्ट के लिए, यानी झंडा गाड़ने के लिए जब हम होल करते हैं, ठीक है ना, यानी उसको हमने एक पोस्ट बना दिया, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट होल। तो होल डग फॉर पोस्ट और फेंसिंग। ठीक है, एक आपको यहां पर लंप्स का नहीं पता होगा। लंप्स का मतलब होता है पीसेस। पीसेस। इंप्रेशन पता है? इंप्रेशन इज क्या होता है? इंप्रेशन मार्क, छाप। ठीक है, हाँ। तो क्या कहां पर है? रीड अभी दिखाऊंगा मैं, रीड क्या होता है। ठीक है ना, रीड इज बेसिकली जो कई सारे प्लांट मटेरियल्स होता है ना, उनकी लीव्स होती है, तो उनका जो लीव्स का जो डिजाइन होता है दैट इज रीड। तो जो लीव्स टाइप में मिलती हैं कई प्लांट्स की, तो उनको रीड बोल देते हैं। वेटल डॉग भी बताऊंगा, अभी आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, वो इसीलिए फोटो है, वेटल और डॉग का फोटो है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेसोलिथिक पीपल वर हाईली मोबाइल, ये हम पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जा जाके बस रहे थे अलग अलग जगहों पे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है। क्यों कर रहे थे? क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर कर रही थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही थी, तो इस वजह से अब उनके पास पॉसिबिलिटीज थी कि वो जा सकते हैं, अब वो जा पा रहे थे। ठीक है, देन दे मूव्ड इन सर्च ऑफ एनिमल एंड प्लांट फूड्स। किस लिए मूव कर रहे थे? इन सर्च ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फूड्स, क्योंकि हंटर और गैदरर थे, तो जहां जहां उन्हें कोई एनिमल ले जाएगा उसके पीछे पीछे पहुंच जाते थे वो। ठीक है ना, और एनिमल्स मूव करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पे, जहां जहां उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी एनिमल उधर मूव कर जाएंगे। एक जगह से सारे मार के खा गए, अब दूसरी जगह जाएंगे, कहां जाएंगे? जहां एनिमल्स मिलेंगे। एनिमल्स कहां मिलेंगे? जहां उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगे। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट फूड जहां मिलेंगे उनकी सर्च में वो निकल जाते थे। देन दे मेड टेम्परेरी हट्स। ये एक नई चीज हमें यहां दिखाई देगी, अभी तक कोई ऐसा नहीं बना रहा था, टेम्परेरी रुकने के लिए कोई अपना समाधान नहीं कर रहा था। सब क्या कर रहे थे? ओपन एयर में रह रहे थे, रॉक शेल्टर्स में रह रहे थे, केव्स में रह रहे थे। लेकिन यहां पर टेम्परेरी हट्स बनती हुई दिखाई देंगी। लोगों ने अपने थोड़े दिन रुकने के लिए कुछ झोपड़ी टाइप की बनानी शुरू कर दी। वो कैसे बनाई अभी हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो यूज्ड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, और केव्स और रॉक शेल्टर्स का यूज अभी भी चलता हुआ दिखाई देगा। सर्कुलर हट्स विद पोस्ट हॉल्स। सर्कुलर हट्स बना रहे थे, जो इनकी हट्स थी वो सर्कुलर टाइप में थी और उसमें पोस्ट होल्स दिखाई दे हैं। पोस्ट होल्स का मतलब होल्स डग फॉर पोस्ट और फेंसिंग। हो सकता है उसमें फेंसिंग की हो या फिर वहां पर झंडा गाड़ दिया हो कि ये मेरी टेरिटरी है, पोस्ट लगा दिया हो। ठीक है ना, तो उस तरह के उनके मतलब हट्स के बाहर हमें इस टाइप के होल्स हमें दिखाई दिए हैं।
देन एंड बर्न्ड क्ले लम्प्स, और हमें क्ले मिट्टी है ना, मिट्टी का ही टाइप होता है, और उसी मिट्टी को जला करके उसके पीसेस मिले हो, जली हुई मिट्टी के हमें पीसेस मिले हैं, तो हो सकता है उसको पका करके उन्होंने वहां पर रखा हो अपने हट्स के आसपास, उसको हट्स को सहारा देने के लिए, ठीक है ना। तो हमें बर्न्ड क्ले लम्प्स मिले हैं, पीसेस मिले हैं, बर्न्ड क्ले के पीसेस मिले हैं, एंड बियरिंग रीड इंप्रेशंस। इसमें फोटो था नहीं, फोटो लाया था शायद मैं याद है। फोटो इसमें लगाया तो था, पता नहीं कहाँ है। ये वाला इस टाइप से, इसमें आपको ये जले हुए से के निशान दिखाई देंगे कि कैसे जला हुआ है थोड़ा सा साइड से, और इसी में आपको थोड़े थोड़े निशान यहाँ से क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, थोड़े बहुत वो रीड इंप्रेशन, फूल पत्तियों के उस टाइप के जो इंप्रेशन हैं वो हमें इस पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का इसको बोला इन्होंने, जो हमारा रीड इंप्रेशन के साथ जो हमें बर्न्ड क्ले के जो पीसेस मिले, ठीक है। तो ये जो मिला है ये वो उसी साइड की बात कर रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है, क्लियर है। हाँ, क्ले को हार्ड करने के लिए जलाया था। क्ले को तो हम हार्ड वैसे बना सकते हैं, जलाने की जरूरत थोड़ी है, क्ले हार्ड वैसे ही बन सकती है। हाँ शायद हो सकता है कि जैसे आज के टाइम पे ब्रिक्स को हम जला करके हार्ड करते हैं, हो सकता है उन्होंने भी उसी लिए किया हो, ठीक है, या हो सकता है कि उसके ऊपर रख करके वो पका रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देन उसके बाद मैनी ऑफ केव्स एंड शेल्टर्स फीचर्स पेंटिंग। केव्स और शेल्टर्स जितने मिले हैं उनमें लगभग हमें पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं। किस टाइम के लोग पेंटिंग्स, थोड़ा सा आर्टिस्टिक स्किल्स हमारी और ज्यादा डेवलप हो गई हैं, जो पहले बहुत कम थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी आर्ट की तरफ लोग बढ़ने लगे। देन सर्कुलर हट्स आर सीन इन रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स में जो हमें पेंटिंग मिली है, उस पेंटिंग में भी हमें ये सर्कुलर हट्स मिली हैं, राउंडेड हट्स मिली हैं, जो गोल गोल जो झोपड़ियां हैं हमें पेंटिंग्स में भी दिखाई देती हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि जो उनकी हट्स थी वो सर्कुलर थी, राउंडेड थी। द टेम्परेरी हट्स आर बिल्ट यूजिंग पेरिशेबल मटेरियल्स। जो हमारे जो टेम्परेरी हट्स थी जो हम बना रहे थे यहाँ पर झोपड़ी, वो किससे बना रहे थे? पेरिशेबल। पेरिशेबल इज that is destroyed automatically, ठीक है ना। that is क्या कहेंगे उसे हम, prone to decay, है ना, जो कहीं ना कहीं अपने आप ही डिके हो जाए, अपने आप ही जो खराब हो जाए, अपने आप ही पेरिश हो जाए। पेरिश इज डाई, खत्म होना। पेरिश का मतलब क्या होता है? डाई, खत्म होना, डेड होना, दैट इज पेरिश। तो पेरिशेबल कौन से होंगे? जो अपने आप ही खत्म हो जाती है चीजें। क्लियर है? तो यहां पर इसी मटेरियल से जो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाए, तो टेम्परेरी रहना था उन्हें, थोड़े दिन के बाद चले आते थे उसको छोड़ करके, और वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती थी झोपड़ियां। तो इस टाइप के मटेरियल से वो बनाते थे। वो मटेरियल क्या था? ट्रेसेस ऑफ ओवल एंड सर्कुलर हट्स। जो हमें ट्रेसेस मिले हैं ओवल हट्स के। ओवल कौन से हो गए? ओवल हट्स थोड़ा एग शेप के, ठीक है ना, और सर्कुलर हट्स के हमें दिखाई दिए हैं। एंड पॉसिबल वेटल दाउब। वेटल दाउब क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वेटल जो हमने फेंसिंग देखी है कहीं पे भी घर के आसपास, तो उस टाइम के आपको यहाँ पर इस टाइप के ये जो लकड़ी लगाई हुई है, इस टाइप की लकड़ी आपको दिखाई देती होगी फेंसिंग में। दिस इज वेटल, इसको हम वेटल बोलते हैं। जो हम फेंसिंग में इस तरीके से घुमा घुमा के लकड़ी, जैसे टोकरी बनाते हैं तो उसमें भी इस टाइप से बनी होती है, दैट इज वेटल, उसको हम वेटल बोलते हैं, ठीक है ना। और दाउब क्या है? दाउब इज दिस मटेरियल, जो चिपका करके उसको बनाए रखने के लिए हम वहां पर करते हैं, उस टाइप की जो मिट्टी है उसे हम दाउब बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की हमें हट्स दिखाई दे रही थी, टेम्परेरी थी, और इस टाइप से बना रहे थे। वेटल और दाउब से हम उसको बना रहे थे उस टाइम पे, जिससे फेंसिंग बनाते हैं। और फिर उसके ऊपर, जैसे पुराने टाइम पे भी उसके ऊपर वो गोबर लगा देते थे, ठीक है ना। उस टाइम पे मिट्टी और उन सबको मिला करके यहाँ पर लगा रहे हैं। एग्जैक्टली,
ठीक है ना। तो इस टाइप से, ताकि वो स्टेबल रहे, हवा भी क्रॉस ना करे, तो इस टाइप के वो यूज कर रहे थे उस टाइम पे मटेरियल्स। वेटल एंड दाऊद आर फाउंड इन चौपानी, मांडो एंड दमदमा इन यूपी। तो यूपी में इस तरह की हट्स हमें दिखाई दी। एंड बागोर एंड तिलवारा इन राजस्थान। बाघोर अलग है, बागोर अलग है, ठीक है। ये बागोर जो है ये राजस्थान की बात चल रही है। तो राजस्थान और तिलवाड़ा में भी हमें इस तरह की हट्स दिखाई दी। तो यूपी में भी दिखाई दी और राजस्थान में भी दिखाई दी है। तो हट का एविडेंस देखो नॉर्थ साइड में हमें दिखाई दे रहा है, साउथ साइड में नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमें इनके जो कैंप्स और हाउसेस जो होते थे, कहाँ रह रहे हैं, टेम्परेरी रह रहे हैं या परमानेंट अभी भी मूविंग पे ही हैं, रॉक शेल्टर्स में है, तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के लोगों ने धीरे धीरे टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाने शुरू किए हैं, टेम्परेरी रुकना शुरू किया है और रुक करके वहां पर अपनी हट्स बनाई हैं। हट्स जो इनकी सर्कुलर टाइप की हैं, वो किस मटेरियल से बन रही थी वो हमें आइडिया यहाँ से मिलता है, ठीक है। और इसके लिए हमें एविडेंस मिले हैं और उसके साथ साथ पेंटिंग मिली है। तो दोनों को मिला करके हमने माना कि हाँ ये टेम्परेरी रेजिडेंस जो अपना बना रहे थे ऐसे। क्लियर है। उसके बाद बरियल्स है। टाइम हो गया, ठीक है, कोई नहीं, बरियल्स बाद में करेंगे।